नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के दृष्टिकोण से सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट पर आधारित एक मॉडल क्वेश्चन पेपर के ऊपर। उससे पहले हम उम्मीद कर सकते हैं कि आप सभी सिलेबस प्रिंट आउट करके अपने पास निश्चित तौर पर रख चुके होंगे और बार-बार उसको रिवाइज कर रहे होंगे कि आखिरकार हमें स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए किस तरीके से तैयारी करना है। स्क्रीनिंग टेस्ट को लेकर आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस चैनल पर यूजीसी नेट पाठ्यक्रम के हिसाब से यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 पर चर्चा की हुई है। सब्जेक्टिव तौर पर, ऑब्जेक्टिव तौर पर, प्रैक्टिस के साथ हमने विस्तार से बातचीत की हुई है, तो इससे आप स्क्रीनिंग टेस्ट अपना तैयार कर सकते हैं। हमारी कोशिश है कि आप सब्जेक्टिव नॉलेज टेस्ट को अच्छे से तैयार करें। इसको लेकर हमने पहले भी चर्चा की हुई है और आज भी हम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। हो सकता है कि कुछ विद्यार्थियों को ये लग रहा हो कि इसमें कोई भ्रामक जानकारी देने वाला चैनल नहीं है, तो हम इसको नहीं देखेंगे। अक्सर मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि हमारा ध्यान जो है, वो भ्रम की तरफ ज़्यादा जाता है, ठीक है? जिधर धुंधला है, उधर ज़्यादा जाने की कोशिश लोग करते हैं। कोई किसी का पाठ्यक्रम खरीद रहा है, कोई किसी का कोर्स खरीद रहा है, कोई किसी का कुछ खरीद रहा है, जबकि सारी क्षमताएँ आपके अंदर मौजूद हैं। आपको किसी को कुछ खरीदने की ज़रूरत ही नहीं। आपको अपने से पूछना है कि क्या हम तैयार हैं पढ़ने के लिए? तो उसके लिए आप टाइम टेबल बनाइए, सिलेबस का प्रिंट रखिए और जो भी चैनल्स पे आप विश्वास करते हैं, उनको देखना शुरू कर दीजिए। क्योंकि हमारा उद्देश्य रहता है कि आपको भ्रम से दूर रख के सीधे आपकी मंजिल को दिखाया जाए। मैं भी चाहता तो रोज़ स्क्रीनिंग टेस्ट को लेकर बताता इधर-उधर का न्यूज़ कि ये आएगा, वो आएगा। क्योंकि मैंने शुरू में ही कह दिया कि तमाम परीक्षाओं का मूल्यांकन करने के बाद मुझे लगा कि स्क्रीनिंग टेस्ट जो है, वो भी विषय पर ही आधारित है। बस उसका मोड जो होगा, वो ऑब्जेक्टिव होगा। तो जितने भी विद्यार्थी यहाँ जुड़े हुए हैं, वो अपनी तैयारी करना शुरू कर चुके होंगे। वो हिंदी पढ़ते हुए प्रैक्टिस सेट भी करना शुरू कर चुके होंगे। मैं इस पर भी बात करूँगा, प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा। लेकिन चैनल पे जो भी पुराने प्रैक्टिस सेट पड़े हुए हैं, उनको निरर्थक आपको नहीं मानना है। उनको अपने अंदर भूख जगाते हुए पूरा हल कर लेना है। क्योंकि मैं पुनर्निर्माण की बात कर रहा था रंगभूमि उपन्यास के दौरान, तो आपको भी हो सकता है कि मेरी कोई वीडियोज़ पहले देखे होंगे, वो नहीं समझ में आई होगी। दोबारा जब आप देखेंगे तो समझ में आ सकती है, ठीक है? तो इसीलिए आपको एक से अधिक बार देखना है। सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट को लेकर मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ, क्योंकि ये लिखित है और बहुत दिनों बाद इस तरीके से किसी आयोग ने एक्सपेरिमेंट किया है, प्रयोग किया है, जो कि परीक्षार्थियों को कलम उठाने पर मजबूर किया हुआ है। तो लिखना आसान नहीं होता है, उसके लिए अभ्यास की ज़रूरत पड़ती है। अभ्यास तो आप कर रहे हैं, लेकिन कैसे अभ्यास करेंगे, उसको लेकर एक छोटा-सा मैंने मॉडल पेपर प्रस्तुत किया है और ये मानकर आप चलिए कि यही अगर क्वेश्चन पेपर आ गया, तो आप क्या करेंगे? आप उसको कैसे लिखेंगे? तो चलते हैं, बात करते हैं सीधे प्रश्नों के ऊपर। आप देख रहे हैं आप यहाँ पर जो भी प्रश्न दिया गया है, आप अगर नोटिफ़िकेशन देखे होंगे, तो इसमें बताया गया कि आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट जो होगा 3 घंटे का होगा, 150 मार्क्स का होगा, ठीक है? ठीक है, तो इसी हिसाब पर आप मान कर चलिए कि ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आ गया तो आप क्या करेंगे? ठीक, आपके पास समय है 3 घंटे का और अधिकतम अंक है 150, ठीक? और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन शुरू होता है। निर्देश दिया गया कि खंड 1 से 2 प्रश्न, खंड 2 से 2 प्रश्न का उत्तर दीजिए, अंतिम खंड 3 अनिवार्य है। मान लीजिए इस तरीके से आ जाता है कि खंड 1 से 2 प्रश्नों का उत्तर देना है, खंड 2 से 2 प्रश्नों का उत्तर देना है और खंड 3 जो है, वो एकदम से क्या है? अनिवार्य। प्रत्येक प्रश्न के अंक सामने दिए हुए हैं। अब आपको खोजना भी नहीं है कि 150 अंक कैसे-कैसे निर्धारित होगा, यहाँ पर बता दिया गया, ठीक? अब खंड 1 में देखिए क्या पूछा गया है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं का परिचय देते हुए उनके पारस्पर साम्य वैषम्य को उदाहरण द्वारा रेखांकित कीजिए। तो यूनिट 1 आपका कवर हो गया इसमें। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं का परिचय देते हुए उनके पारस्परिक साम्य वैषम्य, ठीक है? क्या समानता है, क्या असमानता है, उसको बताते हुए उदाहरण द्वारा रेखांकित करना है। उसमें केवल कथा कहानी नहीं लिखना है,
बल्कि उदाहरणों के माध्यम से रेखांकित करना है। दूसरा क्वेश्चन हो गया कि राष्ट्रीय सामाजिक चेतना के विकास में हिंदी की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। ये भी यूनिट 1 आपका यहाँ पर कवर हो रहा है। भाषा के मानकीकरण के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए हिंदी भाषा के मानकीकरण की समस्याओं को विवेचित कीजिए। प्रश्नों को तो आप देखिए ही, और मान लीजिए कि आप एग्जाम में तमाम तैयारियां करते हुए, तमाम कोर्सों को खरीदने के बाद आप गए और हूबहू यही प्रश्न पूछ दिया गया, तो आप क्या करेंगे वहां पर? आपको तो यही लगेगा कि अनुराग हिंदी अकेडमी वाले जो सर हैं, वो भले कुछ लेते नहीं है लेकिन बताते हैं सही-सही बात। आप क्योंकि भ्रम में रखने की मेरी आदत नहीं है, ठीक है? व्यूज़ पाना नहीं है, बल्कि व्यू देना मेरा प्रयास रहता है। आप लोग तो विश्वास करना शुरू कर चुके होंगे। चौथा क्वेश्चन है, हिंदी के कवियों में यदि कहीं रमणीय और सुंदर अद्वैतीय रहस्यवाद है, तो जयसी में, जिनकी भावुकता बहुत ही उच्च कोटि की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इस मत की 2 उदाहरण समीक्षा कीजिए। तो इसमें बता दिया गया कि किसका कथन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है और जायसी के बारे में। अब इस कथन के आधार पर आपको उत्तर लिखना है। इधर देखिए अंक दिए गए, ठीक है? तो खंड 1 में से आपको कितने क्वेश्चन करने थे? 2 क्वेश्चन करने थे, ठीक? तो आप जब भी एग्जाम में जाएँगे, तो आप देखेंगे कि आपको कौन-सा प्रश्न आ रहा है। देख के घबराना नहीं है, इसमें से 2 ही प्रश्नों का जवाब देना है, ठीक? और आखिरी है, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, इस कथन के संदर्भ में भारत भारती के वर्ण विषय पर प्रकाश डालिए। पंक्तियों का सहारा लेते हुए प्रश्न बना दिया गया है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ आप जैसी के बारे में जान रहे हैं, पहले कोटेशन से इसकी शुरुआत कीजिए, फिर जैसी के बारे में जो भी जान रहे हैं। जानने का मतलब कि जो जिस वजह से जैसी को हम पढ़ते हैं, उसके आधार पर बात करते हुए आप सिद्ध कीजिए कि क्या रामचंद्र शुक्ल करना चाहते हैं, एक सकारात्मक रूप में। इधर भारत भारती के बारे में जितना आप जानते हैं, उसकी चर्चा करते हुए जो भी चिंता मैथिली शरण गुप्त ने की है कि हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। इसमें आप देख रहे हैं कि भूतकाल की बात की गई है, ठीक है? फिर वर्तमान की बात की गई है, फिर भविष्य की बात की गई है। और जब भारत भारती आप पढ़ेंगे, तो कुछ ऐसे ही उसका विभाजन भी किया गया है। भारत भारती पर ज़्यादा जानकारी के लिए इस चैनल पर हमने वीडियो बनाई हुई है, आप ज़रूर जाकर देखिएगा। तो देखिए इन पाँचों प्रश्नों में से आपको सिर्फ 2 प्रश्न करने थे, तो 60 नंबर का तो आपका यहीं पर हो गया। तो आपको इसमें से चुनना है। जैसे भाषा विज्ञान से रिलेटेड अगर प्रश्न को हल कर रहे हैं, तो उसमें टू द पॉइंट लिखना है। आप इधर-उधर नहीं लिख सकते। भाषा विज्ञान की खास विशेषता है कि उसमें आप कुछ इधर-उधर की बातें नहीं लिख सकते। जो है टू द पॉइंट लिखना है। हाँ, इन दोनों प्रश्नों में थोड़ा बहुत आप भटक सकते हैं, 2-4 लाइन भटक सकते हैं, तो भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। खंड 2 के ऊपर देखते हैं। इसमें पूछ लिया गया कि नागमती का विरह वर्णन हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। इस कथन को स्वउदाहरण सिद्ध कीजिए। तो फिर आपको वही आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विजय देवनारायण शाही इत्यादि का जिक्र करते हुए अपने उत्तर को लिखना पड़ेगा। इन प्रश्नों पर मैं बाद में उत्तर लेकर आऊँगा। चूँकि मेरा प्रयास ये रहता है कि कम से कम आपके दिमाग में उन प्रश्नों का एक फॉर्मेट तैयार हो जाए, एक रूप तैयार हो जाए कि ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है? अगला जो यहाँ पर है कि डॉक्टर नगेंद्र हिंदी आलोचना में पौर्वात्य और पाश्चात्य, ठीक है? जिसको हम पूर्व शब्द से पौर्वात्य बना हुआ है। मतलब कि जो भारतीयता है और जो यूरोप, इन दोनों का मिश्रण है इसमें। दोनों की वैचारिक पृष्ठभूमि लेकर चलें, इसे संक्षेप में निरूपित कीजिए। डॉक्टर नगेंद्र को आप देखेंगे कि इन्होंने रस मीमांसा पर भी काम किया हुआ है। मतलब कि रस पर भी काम किया है, रस सिद्धांत नाम से इनकी पुस्तक है। वहीं आप देखेंगे कि इन्होंने कई पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों, अरस्तु इत्यादि के जो सिद्धांत हैं उनका भी अनुवाद किया है, उन पर भी काम किया है। तो कहीं न कहीं नगेंद्र भारतीय और पाश्चात्य दोनों काव्य सिद्धांतों पर विचार रखते हैं, वैचारिक पृष्ठभूमि को लेकर आगे बढ़े। तो मैं छोटा-छोटा क्लू दे रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग में उस प्रश्न को लेकर बैठ जाए कि हाँ, हमने ऑब्जेक्टिव तौर पर पढ़ा था कि अरस्तु का काव्य शास्त्र काम किया है नगेंद्र ने, रस सिद्धांत काम किया है नगेंद्र ने, लेकिन जब वो सब्जेक्टिव तौर पर आ रहा है, तो उसको कैसे मुझे हल करना चाहिए। अगला जो प्रश्न है कि मुक्तिबोध भयावता के कवि हैं। इस कथन की सोदाहरण समीक्षा कीजिए। तो इसमें अंधेरे में कविता को लेकर, ब्रह्म राक्षस कविता को लेकर, भूल गलती कविता को लेकर आप मूल्यांकन कर सकते हैं, जो कि आपके पाठ्यक्रम में भी लगी हुई है। कुकुरमुत्ता निराला के व्यंग्य काव्य की सर्वश्रेष्ठ रचना है। इस कथन के आधार पर कुकुरमुत्ता की समीक्षा कीजिए।
तमाम जितने भी प्रश्न हमने बताए उनमें थोड़ा-सा एक प्रश्न आपको ईज़ी लगेगा। कुकुरमुत्ता आपने यूजी और पीजी के पाठ्यक्रमों में कहीं न कहीं ज़रूर पढ़ा होगा और जो भी इसमें पूँजीवादी वर्ग, शोषक शोषित शोषक समाज का जो भी उल्लेख किया गया प्रतीकात्मक तौर पर, चूँकि निराला को हम छायावादी कवि के तौर पर अक्सर जानते हैं, लेकिन उनमें प्रगतिशील चेतना भी है। रामविलास शर्मा को आप उद्धृत करते हुए, उनकी जो राग-विराग पुस्तक है, उसके कथनों का यूज़ करते हुए इस प्रश्न का आप मूल्यांकन कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं तो मैं कराऊँगा, आप इस चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है? अगला जो प्रश्न है यहाँ पर कि मन्नू भंडारी कृत महाभोज के साहित्यिक विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। तो महाभोज उपन्यास के तौर पर भी है और नाटक के तौर पर भी लगा हुआ है। तो आपने ज़रूर पढ़ लिया होगा, यूजीसी नेट के दौरान ही पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा होगा, तो इस प्रश्न के बहाने आप ज़रूर एक बार देखने का प्रयास कीजिए। अगला जो खंड 3 है, जो कि एकदम से अनिवार्य है। खंड 2 में तो 3 प्रश्नों को करना था, ठीक है? लेकिन यहाँ पर ये पूरा प्रश्न अनिवार्य है टिप्पणी के रूप में और सामने इसके वो भी दिए गए हैं नंबर की कितने-कितने का है, ठीक? तो टिप्पणियों में किन्हीं 2 विषयों पर टिप्पणी करना है। दिया तो 4-5 ठो है, लेकिन करना कितने पे है? 2 पे करना है। अब इसमें देखिए दिया है नाथ साहित्य की विशेषताएँ, हिंदी भाषा का तकनीकी विकास, रेखाचित्र का वैशिष्ट्य, कुबेर नाथ राय का साहित्यिक प्रदेय, प्रदेय मतलब योगदान, मैला आंचल पे आपको लिखना है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि 5 दिया गया है, उसमें से 2 आपको कोई न कोई आ ही रहा होगा। आप लिखने का अभ्यास ज़रूर कीजिए, ठीक है? तो इस तरीके का प्रश्न पूछा जा सकता है और देखिए यहाँ पर है कि निम्नलिखित के कथन और शिल्प का विवेचन कीजिए और यहाँ पर 2 पंक्तियाँ दी गई हैं, मतलब व्याख्या टाइप का है, उसको आपको देखना है। तो आप खुद कैच कर लेंगे कि किसकी-किसकी पंक्तियाँ हैं। जैसे यहाँ पर है कि तुमने वह आर्त पुकार सुनी है, तुम भी न सुनोगे तो सुनने वाले कहाँ से आएँगे? अपनी विद्या व बुद्धि को, अपनी जगी हुई मानवता को और भी उत्साह और जोर के साथ उसी रास्ते पर ले आओ। या फिर है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवन चार। तो ये पंक्तियाँ राम की शक्ति पूजा से ली गई हैं निराला द्वारा, लिखी गई जो रचना है। तो देखिए आप एग्ज़ाम में जाएँगे, आप इस कन्फ्यूज़न से दूर रहिए कि 150 अंक का है तो कैसे सवाल पूछे जाएँगे, ऐसे भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है? और ये सभी सवाल आपके सिलेबस से जुड़े हुए हैं। तो मेरे मन में आया कि आपको अलर्ट किया जाए। हमारी कोशिश ये रहती है कि समय-समय पे आपको सतर्क किया जाए। आपको भले लग रहा होगा कि एचपीएससी का हम नियमित रूप से नहीं कर रहे हैं, लेकिन बीच-बीच में हम सप्ताह में 1 बार 2 बार आ ही जा रहे हैं। नियमित रूप से हम हैं, लेकिन आपको उसका अंदाज़ा होना चाहिए। मान लीजिए मैं यूजीसी नेट से रिलेटेड कहानियों पर चर्चा कर रहा हूँ या फिर कोई प्रैक्टिस सेट डाल रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि वो आपके लिए अनिवार्य नहीं है। बिल्कुल है, अगर आप विश्वास करते हैं, तो वो विश्वास आपके एग्ज़ाम हॉल में निश्चित तौर पर दिखाई देगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप मुझे अपना मान चुके हैं, मैं भी आपको मान चुका हूँ। तो जो भी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, अपने कीमती समय को निकाल कर ज़रूर देखिए, आपको बहुत लाभ होगा। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।